हेलो डियर, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने लास्ट वीडियो में द नाउन केस के अंतर्गत पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन का यूजिंग कैसे होता है, जो कि कंप्लीटली केस के आधार पर निर्भर करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम केस के बारे में उनके डेफिनेशंस और उनके एग्जाम्पल्स को जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको केस के चारों भागों के बारे में बताएंगे विस्तृत रूप में और इनका निर्माण कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं नाउन केस के पहले पॉइंट को। पहले पॉइंट में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं केस कौन कौन से हैं। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव एंड इंफेटिव, जिसको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हम आपको 3 पॉइंट के बारे में बताएंगे। कौन कौन सा? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव। If reflexive and or emphatic pronoun already included in it. Understood? So please come and know about the first point. क्या कह रहा है पहला पॉइंट? Subjective case या nominative. When a noun or pronoun is used as the subject of a verb. जब noun और pronoun का प्रयोग, चाहे कोई से भी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसके रूप में आता है? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में। अर्थात कंप्लीटली जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी वो ऑलरेडी डिनोट्स टू द सब्जेक्ट। इन दैट कंडीशन वी ऑलरेडी नोन दैट कि इट इज ऑलरेडी नोन एज नॉमिनेटिव केस, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। हिंदी में जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उस वाक्य को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल, जॉन थ्रू अ स्टोन। जॉन ने एक पत्थर फेंका। अब देयर इज अ क्वेश्चन, एक प्रश्न है हमारे लिए। हु थ्रू अ स्टोन? किसने पत्थर फेंका? जॉन ने। तो जॉन कौन है? यहां पे सब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? जैसे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपको बताया जाएगा कि 2 भाग होते हैं वाक्य के, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट वाला भाग कौन है? जॉन। और थ्रू ए स्टोन एक प्रेडिकेट पार्ट है। अंडरस्टूड? तो यहां जॉन जो है वो आपका सब्जेक्ट के रूप में है, जो कि नॉमिनेटिव केस को दर्शा रहा है, जो कर्ता को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में सेकेंड, when a noun or pronoun is used as the object of a verb, means कहने का मतलब पहले वाले में आपने क्या देखा? subject of a verb। अब यहां पे आपको क्या मिल रहा है? object of a verb। ठीक, अर्थात जो क्रिया किसके ऊपर डिपेंड हो? object means कर्म के ऊपर डिपेंड हो। तो यह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस। मीन्स यहां पे जिसको कि हम एक्यूसेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव केस जो है वो 2 भागों में होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्या होता है? एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन यहां उससे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। द हॉर्स किक्ड द बॉय। ठीक, घोड़े ने लड़के को लात मारा। क्या? घोड़े ने लड़के को लात मारा। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि whom did the horse kick? मतलब घोड़े ने किसको लात मारा? बॉय को। किसको मारा? बॉय को। तो ये बॉय क्या है डियर? यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। इज दैट क्लियर? तो यह आपका ऑब्जेक्टिव केस। अब इस वाले वाक्य में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे अलग होगा वो जानिए। उसको जानने के लिए टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। एक स्टेटमेंट है जो नोट के अंतर्गत, जो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में, नॉमिनेटिव केस के बारे में जानना है वाक्य में,
तो आप एक क्वेश्चन कर लेना, किससे? अपने आप से। हु, कौन। अगर कौन का उत्तर उस वाक्य में जो मिल रहा है वही आपका नॉमिनेटिव केस है। और व्हाट का उत्तर जब मिलता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है। जैसे ध्यान दीजिए कि यहां पे क्या है, द हॉर्स किक्ड द बॉय, ठीक, whom did the horse kick? बॉय। तो आंसर किसका मिला? बॉय। आंसर जो मिला वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। बट हु डिड किक द बॉय, हु अगर केवल करेंगे तो वहां पे हमको हॉर्स मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो जब हु करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, हुम करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑलरेडी इट इज क्लियर दैट whenever we ask the question and get the answer with the help of who, then it is called nominative case, and whenever we ask the question with the help of the whom, then we find out the objective case. So let's come to the part of the objective case. Okay, अब ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द नाउन बॉल, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ओके इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम गेव हरि ए बॉल, तो यहाँ पे ए बॉल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, और राम गेव ए बॉल, तो यहाँ राम डायरेक्ट में आ रहा है। इनडायरेक्ट में देखिए क्या दिया जा रहा है कि यहां पे बताया जा रहा है दूसरा, ये अलग सेंटेंस है कि जिसमें बॉल डायरेक्ट बन रहा है और इसमें हरि बन रहा है और इसमें राम बन रहा है, बॉल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस अलग किया गया है। राम गेव हरि ये बॉल, राम ने हरि को बॉल दिया। अब यहाँ पे राम ने बॉल दिया, पर किसको दिया ये पता नहीं है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां प्रयोग किया जाता है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। क्या कर रहा है? बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले और आफ्टर द वर्ब, क्रिया के पश्चात। इज दैट क्लियर? तो यहां पे क्रिया कौन है? गेव हरि ये बॉल, ये आपका किसमें गया? ऑब्जेक्ट में। कौन से ऑब्जेक्ट? है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना राम, बट यहाँ गेव के बाद आया बॉल, तो ये बॉल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए पॉजिटिव, लास्ट पॉइंट, द वर्ड विच शो ओनरशिप और पोजेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव केस और जेनेटिव केस। यानी जो अपना अधिकार रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव केस कहलाता है। जैसे दिस इज राम्स अम्ब्रेला, यह किसका छाता है? राम का। तो ये राम जो है वो एपोस्ट्रोफी एस क्या शो कर रहा है? एपोस्ट्रोफी एस। तो ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, ठीक है, क्या मतलब होता है? का। अब यहां पे क्या अर्थ बना? राम का, या राम का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये जो हिंदी में हम पढ़े हैं कारक, वही वाला कारक यहां पे है, ठीक। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सजीव के साथ किया जाता है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सब पॉजिटिव केस में, बाकी ये एग्जांपल तो है, इसको बताता हुए हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा पॉज देख लीजिए। जैसे अगर आता है राम्स, तो ये क्या है? सजीव के लिए है। किसके लिए है? सजीव के अर्थ में काकी के रारी रे प्रेजेंट करेगा। लेकिन दूसरा निर्जीव के लिए क्या आता है? बुक ऑफ राम। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? निर्जीव के लिए। अब ध्यान दीजिए, एपोस्ट्रोफी एस किसके लिए? सजीव के लिए, और ऑफ किसके लिए? निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। और दोनों का अर्थ का, के, की, रारी, रे, नानी, ने, यह अर्थ आपको पॉजिटिव केस रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरे में जैसे शेक्सपियर्स प्लेस, द प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर, प्लेस किसके द्वारा लिखा गया? शेक्सपियर के द्वारा। द स्कूल वेयर अशोक गोज, वह स्थान जहां अशोक जाता है वो कौन सा है? स्कूल। तो यहां पे अशोक स्कूल, यानी अशोक का स्कूल,
इज दैट क्लियर? तो मोहन्स बुक, मोहन की पुस्तक। इस आधार पे यहां पे हम क्या देखे कि चारों केस के बारे में हमने देखा। अब इसका जो दृढ़ता है और रिप्रेजेंट करता है वो इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, माई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ या देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, जिसका कि हम डिटेल में अध्ययन नरेशन के अंतर्गत करेंगे। ओके, आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों का कमेंट्स था कि स्क्रीन प्रॉपर दिखता नहीं। आई होप कि आपको ये प्रॉपर दिख भी रहा होगा और मेरी आवाज भी प्रॉपर आपको सुनाई भी दे रही होगी। ओके, आशा करते हैं कि नेक्स्ट कमेंट में आप इस वीडियो के बारे में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में केस के अंतिम पॉइंट के बारे में, और वो अंतिम पॉइंट क्या है जो कि बहुत ही छोटा वीडियो होगा। उस वीडियो में मैं केवल ये डिक्टेट करूंगा कि हाउ कैन वी फॉर्म द पॉजिटिव केस, यानी पॉजिटिव केस का निर्माण कैसे किया जाता है। इनके कुछ पॉइंट्स मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।